जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हमारे पास है यूपी बोर्ड क्लास 12 के 2023 के हिंदी का पेपर और इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में आज मिलेगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वीडियो से आपको ये पता चलेगा कि आपके पेपर में किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, उनका आंसर किस तरह से लिखना है, किस क्वेश्चन का आंसर आपको कितना बड़ा लिखना है जिससे कि आपको पूरे नंबर मिले, और जो छोटे क्वेश्चन हैं उनका आंसर आपको किस तरह से लिखना है। सारी चीज़ें मान लीजिए बोर्ड परीक्षा की आपकी मैक्सिमम चीज़ें यहाँ से कवर हो जाएंगी, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए हम देखते हैं पहले क्वेश्चन से, इन क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं और साथ में इनको हल करने का तरीका देखते हैं। खंड का में पहला क्वेश्चन है, विचार और वितर्क के लेखक हैं। विचार और वितर्क किसकी रचना है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रोजी सुंदर रेड्डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राय कृष्णदास। 4 ऑप्शन हैं, चारों में से एक ही सही होते हैं, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये ऑप्शन आपका सही है। अभी हम देखते हैं इसको आप पेपर में कैसे लिखेंगे। तो आप सबसे पहले डालेंगे, क्योंकि आपका पहला क्वेश्चन आप सॉल्व करने जा रहे हैं, तो आप लिखेंगे प्रश्नोत्तरांक 1। ये आपको ऊपर नहीं लिखना है, जहाँ पर हमने लिखा है बोर्ड परीक्षा 2023, यहाँ पर आप लिख सकते हैं खंड का। नहीं लिखना चाहते हैं तो आप इसको स्किप कर दीजिए और आप यहाँ से इस तरह से अपना पेपर शुरू कीजिएगा। आप लिखेंगे प्रश्नोत्तरांक 1 में आप का वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो आप लिखेंगे नीचे का आप लिखेंगे। अगर आपने इसको नीले स्केच से लिखा है तो इसको आप लिखेंगे काले स्केच से, और अगर आपने प्रश्नोत्तरांक काले स्केच से लिखा है तो इसको आप लिखेंगे नीले स्केच से। ध्यान दीजिएगा, अगर आप प्रश्नोत्तरांक के नीचे अगर एक अंडरलाइन कर देते हैं तो इससे देखने में अच्छा लगता है, और एग्जामिनर को देखने में आपकी कॉपी जितनी अच्छी लगेगी आपको उतना ही ज़्यादा नंबर एग्जामिनर देगा। क्योंकि हिंदी में लिखते सब हैं, लेकिन जो अच्छी राइटिंग से लिखते हैं उनको नंबर ज़्यादा मिलते हैं। तो अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं पहले का वाला, तो आप लिखेंगे प्रश्नोत्तरांक 1 के सामने लिखेंगे का, और का में जो भी ऑप्शन सही है उसको आप लिख देंगे। जैसे कि विचार और वितर्क के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, तो हमने लिख दिया प्रश्नोत्तरांक 1 का हजारी प्रसाद द्विवेदी। 1 नंबर का क्वेश्चन है, इतना आप लिखेंगे, काम चल जाएगा। खा वाला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। 4 ऑप्शन इसमें भी हैं, कल्पवृक्ष, ठेठ हिंदी का ठाठ, माटी हो गई सोना, तज की तट की खोज। ठीक है, ये आपके 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही है, ठेठ हिंदी का ठाठ, ये आपका ऑप्शन सही है। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ से जहाँ पर आपने का लिखा था उसी के नीचे एक लाइन छोड़कर इसके से आप लिखेंगे खा, और जो ऑप्शन आपका सही रहेगा केवल उस ऑप्शन को लिख देंगे। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने लायक है कि आपको बार बार नहीं डालना है प्रश्नोत्तरांक 1 का, प्रश्नोत्तरांक 1 का, प्रश्नोत्तरांक 1 का, प्रश्नोत्तरांक 1 का। ऐसा करेंगे तो आपको तो पूरा टाइम प्रश्नोत्तरांक ही डालने में चला जाएगा। और पेपर अगर आप देखेंगे तो कितना बड़ा है, देख रहे हैं, ये देखिए पेपर बहुत बड़ा आता है हिंदी का। करने बैठेंगे तो आप पेपर करते ही रह जाएंगे। तो आप कोशिश कीजिए कि जितने भी एक नंबर के क्वेश्चन हैं उनको आप कम हेडिंग में ख़त्म कर दें, और जो लंबे क्वेश्चन हैं उनको आप ज़्यादा हेडिंग, उनको आप ज़्यादा टाइम दें, क्योंकि एक ही नंबर मिलना है। ऑप्शन सही रहेगा 1 मिल जाएगा, नहीं सही रहेगा ऑप्शन आपका 1 नहीं मिलेगा। राइटिंग तो यहाँ पर मतलब ही नहीं है, लेकिन अगर आप इंप्रेशन बना लेते हैं इस तरह से, आप अपना एडवांस होने का उसको परिचय दे देते हैं एग्जामिनर को, तो शुरुआती से ही आपके नंबर बूस्ट हो जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन को आप सही कीजिएगा। हमने खा वाला आंसर देख लिया। इसी प्रकार अगर हम गा वाला देखेंगे तो नीड़ का निर्माण फिर से, ये किसकी रचना है? आत्मकथा है। किस विधा की रचना है? आत्मकथा है। तो हमने गा लिखा, गा के सामने लिख दिया आत्मकथा। इसी तरह घा वाला है हरिशंकर परिसाई का निबंध संग्रह है, तो राइट आंसर है तब की बात और थी। तब की बात और थी, ये है हरिशंकर परिसाई जी का निबंध संग्रह। तो हमने क्या किया, घा लिखा, घा के सामने लिख दिया तब की बात और थी। इसका मतलब है कि प्रश्नोत्तरांक 1 का घा वाले ऑप्शन का आंसर ये है। ठीक है। इसके बाद 5वां अगर हम क्वेश्चन देखेंगे तो हिंदी की प्रथम पत्रिका उद्दंड मार्तंड के संपादक थे। राइट आंसर है युगल किशोर शुक्ल जी उद्दंड मार्तंड के संपादक थे। तो हमने लिख दिया अंगा, और अंगा के सामने लिख दिया युगल किशोर शुक्ल। प्रश्नोत्तरांक आपको ध्यान रहे 1 डालना है, एक बार आप डाल देंगे प्रश्नोत्तरांक 1, उसके बाद गा खा गा धा अंगा, ऐसा आप लिखते चले जाएंगे, नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है। प्रश्नोत्तरांक आप एक आपको ऐसे ही करना है। अभी आगे सीक्वेंस आपको बदलेगा, वो बताया जाएगा जब बदलेगा। इसके बाद आएंगे अगले पेज पर, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको मिल रहा है
मैथिली शरण गुप्त की रचना है। और ध्यान रहे ये आपका क्वेश्चन अब बदल गया, अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 चल रहा था, अब आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, तो रचना है सिद्धराज। तो हमने सेम इसी तरह डाला, प्रश्नोत्तरांक 2 हमने डाला, और 2 में हमने क्या लिया, प्रश्नोत्तरांक 2 में हमने लिखा का आंसर हमारा था सिद्धराज, हमने लिख दिया सिद्धराज। खा क्वेश्चन था प्रगतिवादी युग के सशक्त कवि हैं नागार्जुन है, तो खा में नागार्जुन ऑप्शन सही है, हमने लिखा खा में हो गया नागार्जुन। इसी तरह गा में हमारा राइट आंसर था शिवमंगल सिंह सुमन, तो हमने लिख दिया शिवमंगल सिंह सुमन, ऑप्शन नंबर गा में। घा है हमारा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के संपादन में कुल कितने सप्तक हुए, 4 सप्तक हुए। 1943 से उन्होंने शुरू किया था और 4 सप्तक उन्होंने प्रकाशित किए, तो हमने लिख दिया घा में 4। अंगा वाला क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो राइट आंसर चिदम्बरा पर मिला था, ठीक है, चिदम्बरा पर मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो हमने लिख दिया अंगा चिदम्बरा। अब एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने जो भी लिखा है बहुत ही सफाई से लिखा है। सफाई कहने का मतलब कहीं पर काट पीट नहीं है, कहीं पर एकदम चिपका चिपकी नहीं है। जो भी हमारे आंसर हैं, जो भी हमारे प्रश्नोत्तरांक हैं, दूर दूर पड़े हैं। यहाँ से यहाँ तक 2 लाइन हमने छोड़ा है, यहाँ पर 1 लाइन छोड़ा है, 2 लाइन भी छोड़ सकते थे, यहाँ पर सभी में 1-1 लाइन छोड़ा है, और नीचे अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पर बहुत सारी लाइन छोड़ दी है। तो एक बात आप ध्यान रखिएगा, पेपर अगर आप देने जा रहे हैं तो वहाँ पर कॉपी की कमी नहीं है, कॉपी ABCDEFG है, जितना आप मांगे कॉपी आपको मिलती जाएगी। आप कोशिश कीजिएगा कि जो भी लिखे साफ लिखें, एक बार देखने पर आपका सारा आंसर क्लियर हो जाना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर क्लियर हो रहा है। अगर आप ऐसा लिखते हैं, लाइन छोड़ कर लिखते हैं, जहाँ पर आवश्यकता है ज़्यादा लाइन छोड़ने की वहाँ पर 2 लाइन छोड़ते हैं, यानी कि जहाँ पर 2 है वहाँ पर 2 छोड़ते हैं, जहाँ पर 1 लाइन छोड़ने की आवश्यकता है 1 छोड़ते हैं। लाइन छोड़कर लिखेंगे, साफ़ सुथरा लिखेंगे, राइटिंग खराब रहेगी, साफ़ सुथरा लिखने पर वो भी देखने में अच्छी लिखेगी। तो अगर आप ऐसा लिखेंगे तो नंबर आपके बूस्ट होंगे, जाहिर सी बात है। आपको ये नहीं चिंता करना है कि यहाँ पर तुम्हारी 4 लाइनें बच रही हैं तो हम प्रश्नोत्तरांक 3 यहीं पर डाल दे, नहीं डालना है। 4 लाइनें बच रही हैं, बचने दीजिए, 3 यहाँ पर डालेंगे। और अगर आप आधा नीचे लिखेंगे, आधा आप आएंगे, आधा आप ऊपर लिखेंगे, तो खुद ही नहीं समझ पाएगा कि लिखा आपने कैसे है। तो नए क्वेश्चन अगर आपके नीचे 4 लाइन 5 लाइन 6 लाइन छूट रही है, तो कोशिश कीजिए कि 6 लाइन या 4 लाइन 5 लाइन छोड़कर आप अगला क्वेश्चन का आंसर अगले पेज से शुरू कीजिए। अगर आप अगले पेज से अगले क्वेश्चन का आंसर शुरू करेंगे तो देखने में बहुत अच्छा लगेगा। चलिए देखते हैं, 2 क्वेश्चन का आंसर हमने देख लिया, तीसरे क्वेश्चन पर आएंगे। ये क्वेश्चन है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भैया 10 नंबर का क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है, 10 नंबर का है, और 10 नंबर आपको मिलेंगे बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे 10 नंबर। कुछ नहीं करना है, आपको इसको पढ़ना है, पढ़ने के बाद 5 क्वेश्चन के आंसर देने हैं अपनी भाषा में। गद्यांश आपको 2 नंबर है, ये बताना पड़ेगा कि किस चैप्टर से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, और उसके अलावा 4 क्वेश्चन हैं, इनके आंसर आपको मिल जाएंगे। जैसे कि एक बार हम पढ़ते हैं इसे। विज्ञान की प्रगति के कारण नई चीज़ों का आविष्कार निरंतर होता रहता है। जब कभी नया आविष्कार होता है उसे एक नई संज्ञा दी जाती है। जिस देश में उसकी सृष्टि की जाती है वह देश उस आविष्कार का नामकरण करने के लिए नया शब्द बनाता है। वही शब्द प्रायः अन्य देशों में बिना किसी परिवर्तन के वैसे ही प्रयोग किया जाता है। यदि हर देश उस चीज़ के लिए अपना अपना अलग नाम देता रहेगा तो उस चीज़ को समझने में ही दिक्कत होगी, जैसे कि रेडियो, टेलीविज़न, स्पुतनिक। ठीक है, पढ़ लिया भैया हमने। पढ़ने के बाद क्या करना है, इन क्वेश्चंस को पढ़ना है। हम यहाँ से शुरू करते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अंश क्या है? विज्ञान की प्रगति के कारण नई नई चीज़ों का आविष्कार निरंतर होता रहता है। जब कभी नया आविष्कार होता है तो उसे नई संज्ञा दी जाती है। जिस देश में उसकी सृष्टि होती है वह देश उसका आविष्कार करता है, उस आविष्कार का नामकरण करता है, उसे नया शब्द देता है। यदि वही शब्द प्रायः अन्य देशों में बिना परिवर्तन के प्रयोग किया जाता है। तो इसमें क्या है, कवि कहना चाह रहा है कि भाई इवोल्यूशन चल रहा है साइंस का, साइंस प्रगति कर रहा है तो नया नया आविष्कार हो रहा है, और जो भी आविष्कार हो रहे हैं उनके नए नए नाम रखे जा रहे हैं, और नाम वही देश रखेगा जो देश उस वस्तु का आविष्कार करेगा, और जो नाम वह देश अपनी वस्तु का रखेगा वही नाम उस वस्तु का सभी देशों में सर्वमान्य माना जाएगा। अगर आपने आविष्कार किया प्रोटॉन का, बोल दिया भैया ये प्रोटॉन है, तो कोई अलग सा नाम उसका नहीं पड़ेगा, उसका नाम पूरे विश्व में प्रोटॉन के नाम से जाना जाएगा। सिंपल है, आपने यही लिख दिया, 2 नंबर आपका यहाँ पर फिक्स हो गया। ग वाला है, कौन सा देश आविष्कृत नाम का नामकरण को नया नाम देता है? तो भैया जो देश उस आविष्कार को करता है वही देश उसको नामकरण देता है। यदि हर देश चीज़ों को अपना अपना अलग नाम देता रहे तो क्या होगा? यदि हर देश
चीज़ के लिए अपना अपना अलग नाम देता रहेगा तो उस चीज़ को समझने में दिक्कत होगी। फिर नई चीज़ों के आविष्कार होने का क्या कारण है? विज्ञान की प्रगति के कारण नई चीज़ों का आविष्कार होता रहता है। ये देखिए 8 नंबर तो आपके फिक्स हो गए, 8 नंबर फिक्स हो गए, छोटी बात नहीं है। 8 नंबर 1% ज़्यादा 1.5% ज़्यादा होता है। 1.6% के आसपास आपको एक में ही मिल गया। 8 नंबर आपको यहाँ से मिल गए। अब क्या करना है? गद्यांश आपको संदर्भ लिखना है। ये किसका है? ये है राष्ट्र का स्वरूप, आई थिंक यही होगा। हाँ, ये है भाषा की आधुनिकता से। और भाषा की आधुनिकता किसने लिखा है? भाषा की आधुनिकता लिखा है प्रोजी सुंदर रेड्डी ने। तो आप लिख देंगे, क्या लिखेंगे? पहले आप डालेंगे प्रश्नोत्तरांक 3। क्या डालेंगे? प्रश्नोत्तरांक 3 डालेंगे। ऐसे यहाँ पर आप देखिएगा प्रश्नोत्तरांक 3 डालेंगे। संकेत लिखेंगे भाई कि आप यहाँ पर पहला वाला कर रहे हैं हल, जो गद्यांश है पहला गद्यांश हल कर रहे हैं, कि आप दूसरा गद्यांश हल कर रहे हैं। जो गद्यांश आप हल कर रहे हैं उसके आगे के 2 शब्द और पीछे के 2 शब्द आपको लिखना है। जैसे हमने इसको हल किया है तो विज्ञान की 2 शब्द आगे के लिखेंगे और यहीं पर 2 शब्द हम पीछे के या 1 शब्द पीछे का लिख देंगे। तो देखेंगे संकेत डाला, विज्ञान की प्रगति 2-3 शब्द आगे के लिख दिए, टेलीविजन स्पुतनिक 2 शब्द हमने पीछे के लिख दिए। अब आपको आगे बढ़ना है थोड़ा सा, और क्या करना है? प्रश्नोत्तरांक 3 का डालना है, क्योंकि आप प्रश्नोत्तरांक 3 के का आंसर लिख रहे हैं। अभी यहाँ पर पिछले की तरह का खा ग क्यों नहीं डाल रहे हैं? इसका एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि यहाँ पर 1 लाइनर क्वेश्चन आंसर थे। यहाँ पर आपको बहुत सारे आंसर लिखने हैं तो कंफ्यूज हो जाएंगे, का खा केवल डालेंगे तो, इसीलिए हम प्रश्नोत्तरांक डालेंगे। और यहाँ पर देखेंगे कि पहला बोल रहा है कि इसका आप संदर्भ सही, इस गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आप संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित भाषा की आधुनिकता नामक शीर्षक से ली गई है। इसके लेखक प्रोजी सुंदर रेड्डी है। केवल इतना लिखना है। पूछा क्या है? गद्यांश का संदर्भ लिखना है ना, तो संदर्भ लिख दीजिए भाई, बात खत्म। संदर्भ लिख दिया आपने, बात खत्म हो गई। 2 नंबर आपको यहाँ से मिल गए। इसी तरह जब आप तीसरे का खा क्वेश्चन हल करेंगे तो खा क्वेश्चन में आप डालेंगे प्रश्नोत्तरांक नंबर खा। और जो भी मैंने आपको पूरा बोला ना, अगर आप नहीं सुन पाए हैं तो आप 1 मिनट 2 मिनट वीडियो को पीछे कर लीजिए, आप सुन लेंगे क्या हमने बोला। इस सभी का आंसर है, आप इसको पढ़ लेंगे, केवल स्क्रीनशॉट कर लेंगे तो सभी क्वेश्चन का आंसर आप दे देंगे। ऐसे आप डालेंगे प्रश्नोत्तरांक 3 खा डालने के बाद इतना उसका आंसर बनता है बनाएंगे। फिर आप लाइन छोड़ेंगे, डालेंगे प्रश्नोत्तरांक 3 गा का आंसर लिखेंगे। नीचे 2-3 लाइन बच रही है, हमने 3 लाइन छोड़ दिया है क्योंकि लिखना हमें साफ सुथरा है, जो कि देखने में अच्छा लगे, समझ में आए। फिर आगे हम बढ़ेंगे, प्रश्नोत्तरांक 3 घा इसी तरह लिखेंगे। हेडिंग ध्यान रहे अलग अलग डालना है। और आंसर आपको जो भी आंसर यहाँ पर लिखे हैं आप, वो आंसर आपको इसी पैसेज में मिल जाएगा। अगर आप इस पैसेज को सॉल्व कर रहे हैं तो आपको इस चारों क्वेश्चन का आंसर इस पैसेज में मिल जाएगा। केवल आपको गद्यांश जो है इसी को आपको याद करना है बस। एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था, वो बोल रहा था कि भाई क्या है इसका गद्यांश का हम संदर्भ नहीं ढूंढ पा रहे हैं कि किस चैप्टर से लिया गया है। उस पर कई लोगों ने रिप्लाई भी किया था कि मुझे भी नहीं मिल रहा है, मुझे भी नहीं मिल रहा है। इसको आप ध्यान दीजिएगा, ये सबसे लास्ट पैराग्राफ है चैप्टर नंबर 5 का आपके, जो कि है हम और हमारा आदर्श। इसके लेखक हैं APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, ये आप लिख देंगे, उपयुक्त गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित हाँ हम और हमारा आदर्श नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके लेखक APJ अब्दुल कलाम जी है। ये आप गद्यांश लिख देंगे। चारों क्वेश्चन का आंसर आपको इसी में मिल जाएगा, जैसा कि अभी आपने देखा इस गद्यांश से। तो ऐसा आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे तो आपको 10 नंबर मिल जाएगा। अब हम बढ़ेंगे आगे, क्वेश्चन नंबर 4 पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पर आएंगे तो यहाँ पर आप देखिएगा, सबसे पहले मैंने बोला कि क्वेश्चन आप पढ़िए क्या है। दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सत्य के जो विद्युत कण, जो व्यस्त, विकल्प बिखरे हैं जो निरुपाय, समन्वय उसका करे समस्त, विजयनी मानवता हो जाए। तो एक बार अगर आपने कभी क्लास ली होगी कविता की, काव्य की, तो आपको पता होगा ये श्रद्धा मनु से है। ऐसा क्वेश्चन श्रद्धा मनु में ऐसे जो पैसेज हैं आते हैं। तो आपका पद्यांश तो ये संदर्भ तो आपको क्लियर हो गया पहला क्वेश्चन कि भाई श्रद्धा मनु है, तो श्रद्धा मनु के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद हैं, उसके कवि जयशंकर प्रसाद हैं। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया और बाकी चारों क्वेश्चन का आंसर आपको इसमें मिलेगा, इसी में लिखा हुआ मिलेगा। नहीं विश्वास है भी आप देख लीजिएगा, जैसे कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो समन्वय उसका करे समस्त, विजय मानवता हो जाए। तो ऐसा अगर आप कहेंगे केवल यहाँ पर लिखेंगे कि सभी शक्तियों का समन्वय करें जिससे मानवता विजित हो जाए, तो थोड़ा अटपटा लगेगा देखने में। इसमें कुछ भी लिखा हो आपको पूरे का इसमें
करना पड़ेगा, व्याख्या पूरी करनी पड़ेगी। तो आप इसमें बताना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे हमने संदर्भ लिखा और संदर्भ के बाद प्रश्नोत्तरांक 4 का खा यहाँ पर हमने हेडिंग डाली। और इसके आगे भी है, तो हमने लिखा कि प्रस्तुत पंक्तियों में प्रसाद जी बताते हैं कि श्रद्धा मनुष्य कहती है कि जिस प्रकार शक्ति के विद्युत कण इधर उधर बिखरे हुए होते हैं तो वे निरुपाय होते हैं। उन कणों का कोई महत्व नहीं होता, सभी कण शक्तिहीन की भांति होते हैं, परंतु जब ये शक्तिशाली कण मिलकर एक हो जाते हैं तो सृष्टि का निर्माण होता है। उसी प्रकार मनुष्य अलग अलग भावों में, किसमें? उसी प्रकार मनुष्य अलग अलग भावों में बिखरा होता है, वह शक्तिहीन होता है। जब तक मनुष्य अपने अलग अलग इमोशंस में इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाता है वो शक्तिहीन होता है, पर जब वह अपने भावों में एकजुटता का समन्वय स्थापित कर लेता है तो उसमें विश्व को जीतने की शक्ति स्थापित हो जाती है और विश्व को जीतने का सामर्थ्य उसमें आ जाता है और वह अपनी शक्ति से मानवता को विजयी बनाता है। क्या करता है? मानवता को विजयी बनाता है। तो अभी आपको केवल दोनों इसमें इतने का ही लिखना था कि वह जब मनुष्य अपने भावों में एकजुटता का समन्वय स्थापित कर लेता है तो उसमें विश्व को जीतने का सामर्थ्य आ जाता है, उसमें शक्ति आ जाती है विश्व को जीतने की और वह अपनी शक्ति से मानवता को विजयी बनाता है। लेकिन अगर आप इतना ही लिखेंगे तो आपको केवल 1 नंबर मिलेगा, 2 नहीं मिलेगा। कविता में ध्यान रहे, जब तक एग्जामिनर को समझ में नहीं आता है कि आप कहना क्या चाहते हैं तब तक आपको पूरा नंबर नहीं मिलता है। तो कविता में अगर रेखांकित अंश की व्याख्या आती है तो आपको शुरू यहाँ से करना पड़ेगा और यहाँ पर आपको ख़त्म करना पड़ेगा। 4-5 लाइन की है। तो जैसे दूसरा भी है ना, तो इसमें भी आपको पूरे ने से ही मिलेगा। अगर आप सोचेंगे कि मैं केवल 2 लाइन कर दूँ तो आप कर ही नहीं पाएंगे। अच्छे से करना है तो पूरे का आपको करना पड़ेगा। जो भी 8-10 लाइन लगेगी 8-10 लाइन आप लिख दीजिएगा, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। बाकी के पहला भी आपने देख लिया गद्यांश का, इसका पद्यांश का संदर्भ क्या होगा, व्याख्या भी आपने देख ली। अब आपको इन तीनों क्वेश्चन का आंसर इसी में मिल जाएगा। जैसे कि इन पंक्तियों में श्रद्धा मनुष्य कौन सी बात बताई है, तो श्रद्धा ने मनुष्य ही बताया है कि यदि मनुष्य अपने भावों में एकजुटता का समन्वय स्थापित कर ले तो वह उसमें वो शक्ति स्थापित हो जाती है, वो सामर्थ्य आ जाता है कि अपनी शक्ति के बल पर वह मानवता को विश्व में विजयी बना सकता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आपको इन क्वेश्चन को पढ़ेंगे, इसमें आपको इसका आंसर ऐसे मिल जाएगा। मैंने बोला है कि सभी के आंसर तो आपको मिल ही रहे हैं, साथ में आपको पैटर्न भी पता लग रहा है कि किस तरह से लिखना है। तो लिखना आपको इसी तरह से है भैया, जैसे भी आपने देखा ना कि आपको सबसे पहले प्रश्नोत्तरांक नंबर डालना है। गद्यांश पद्यांश है तो आपको संकेत डालना एकदम कंपलसरी है, संकेत डालना है। संकेत डालने के बाद बारी बारी प्रश्नोत्तरांक जो भी रहेगा, का ऑप्शन रहेगा, खा रहेगा, गा रहेगा, बारी बारी आपको सभी ऑप्शन डालना है, का, खा, गा, घा, अंगा। इसी तरह आपको सभी ऑप्शन डालना है और सभी ऑप्शंस को आपको अच्छे से सॉल्व करना है। जो भी आप समझ में आ रहा है आंसर आपको उसको सॉल्व करना है। ये आपका हो गया पहले के 2 क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा। 5वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय लिखिए, उनकी प्रमुख कृतियों का भी उल्लेख कीजिए। इनमें जितने भी हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, प्रो जी सुंदर रेड्डी हैं, तो इनका आपको साहित्यिक परिचय लिखना है किसी एक का इन तीनों में से। नीचे आएंगे थोड़ा सा तो निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उसकी प्रमुख रचनाओं पर प्रकाश डालिए। तो इसमें आपको सुमित्रानंद पंत, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, 3 ऑप्शन आपको इसमें भी मिल रहे हैं। 3 में से केवल एक का ही साहित्यिक परिचय लिखना है, ये आप ध्यान रखिएगा। फिलहाल मैं आपको किसी का देखकर बता देता हूँ यहाँ पर। जैसे कि आप पहला सॉल्व कर रहे हैं वासुदेव शरण अग्रवाल का, तो आप इन दोनों को सॉल्व नहीं करेंगे। इसमें मान लीजिए आप इसका रामधारी सिंह दिनकर जी का सॉल्व कर रहे हैं, इनका साहित्यिक परिचय लिख रहे हैं, तो इन दोनों को आपको नहीं लिखना है। लिखना केवल एक का ही है, जो आपको अच्छे से आ रहा है वही आपको पेपर में लिखना है। तीनों में से एक, 6 में से 2 करना है, 3 में से 1 इसमें, 3 में से 1 इसमें करना है। 10 नंबर दोनों लिखने पर मिल जाएंगे। जैसे कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी का साहित्यिक परिचय आपको सपोज करिए लिखना है, तो आप सबसे पहले प्रश्नोत्तरांक डालेंगे ऊपर, फिर आप लिखेंगे हेडिंग वासुदेव शरण अग्रवाल, फिर आप लिखेंगे परिचय एक दृष्टि में, इसमें आप लिखेंगे 4-5 चीज़ें होती हैं, जन्म, जन्मस्थान, पिता का नाम, मृत्यु और रचनाएं। फिर आप साहित्यिक परिचय डालेंगे। साहित्यिक परिचय आप जो याद करके गए हैं वो आप देखेंगे, और इसके अलावा रचनाएं आप हेडिंग डालेंगे। फिर रचनाओं में आप जितनी आपको रचनाएं याद है, 2, 3, 4, 5, कम से कम 3, ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना भी कर सकते हैं। जितनी आपको रचनाएं एक्यूरेट याद है कि इन्हीं की रचनाएं हैं, आप ऐसा उनकी रचनाएं लिखेंगे। ध्यान रहे, सबसे पहले आप ऊपर लेखक का, कवि का आप हेडिंग डालेंगे नाम का, फिर परिचय एक दृष्टि में, फिर साहित्यिक परिचय,
फिर उसके बाद रचनाएं सबसे लास्ट में आपको हेडिंग डालनी है। इसी तरह से आप सभी का सॉल्व कर लीजिएगा। आपको स्क्रीन पर सभी के हम साहित्यिक परिचय दिखा रहे हैं, इनमें से आप जिसका भी आप इच्छा करें सभी का आप सॉल्व कर मतलब सभी का याद कर लीजिएगा। लिखना केवल 2 का ही है और इसी तरीके से लिखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, छठा क्वेश्चन है बहादुर कहानी का सारांश। बहादुर कहानी की कथा वस्तु की विवेचना कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द, या फिर पंचलाइट अथवा ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, पिछले वर्ष जो था आपका सिलेबस वो केवल 70% था, लाठी वगैरह ये सब नहीं थी, कुछ नहीं थी। लेकिन इस बार आपका जो है 100 के 100% आपको सारे चैप्टर पढ़ने हैं, तो इसमें से कुछ एक्स्ट्रा भी आ सकता है। तो ये आप चक्कर में मत रहिएगा कि भैया हमने एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया अब मैं करूँगा ही नहीं करूँगा। आप ये आप चक्कर छोड़ दीजिएगा। 100% पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पेपर 2 बार से छोटा आ रहा है, इस बार पेपर बड़ा आएगा। इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देंगे, पंचलाइट का बहादुर का, यहाँ से आप इसको देख लीजिएगा। पंचलाइट कहानी में क्या है, बोधन नाम का एक लड़का रहता है, जो कि एक लड़की होती है, उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा है। उसमें गुलरी काकी होती है, तो लड़की से वो प्यार करता है, तो उसके लिए गाना गाता है। तो उसकी जो काकी रहती है वो सरपंच जी से जाकर शिकायत कर देती है। सरपंच बोलते हैं गलत काम कर रहे हो, इसीलिए उसको गांव से निकाल देते हैं। फिर जब सरपंच एक पंचलाइट, जिसे लालटेन बोलते हैं, वो लालटेन लेकर आते हैं गांव में। फणीश्वरनाथ रेणु जी की है एक आंचलिक कहानी है। आंचलिक का मतलब होता है कि गांव में निर्मित कहानी है। तो वो एक लालटेन लाते हैं जिसको कोई गांव भर में कोई जला ही नहीं पाता है, उसको जलाना केवल गोधन को आता है। तो वो जो लड़की रहती है, शायद मुनरी नाम रहता है, तो वो क्या करती है, अब वो बताते हैं गांव वालों को कि हाँ गोधन जला देता है पंचलाइट। तो गांव वाले उसको विनती करके वापस गांव में लेकर आते हैं और लाइट जलवाते हैं पंचलाइट, जिससे कि उसको वो जलाता है। गांव में भजन कीर्तन होता है, एक रोशनी का गांव वालों को नया साधन मिल जाता है। इतनी कहानी है, लेकिन पढ़ेंगे तो सस्पेंस भरी कहानी है, अच्छी कहानी है, पढ़ेंगे तो अच्छी लगेगी पढ़ने में। तो आप इसका सारांश देख लीजिएगा, लेकिन लिखने के लिए आएगा तो आपको याद रहना चाहिए। फिर स्वपठित खंड काव्य के आधार पर एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये कितना आपको बताएं हम, इसमें जितना भी दिए सब अलग अलग है, हर जिले का अलग अलग होता है। तो जो भी खंड काव्य आपके क्वेश्चन पेपर में लगा है, आपके जिले में लगा है, खंड काव्य का आप क्या कीजिएगा, सारांश याद कर लीजिएगा। और उसके बाद जो उसमें नायक और नायिका हैं उनका आप याद कर लीजिएगा चरित्र चित्रण। इतने में आपका काम चल जाएगा, ठीक है। कि कई सारे हैं तो कितना आपको बताएं। आगे बढ़ेंगे, आगे आपको मिलेगा ये 8वां क्वेश्चन। 8वें क्वेश्चन में आपको मिलेंगे 2 संस्कृत खंड। इसमें 2 नंबर मिलेगा आपको संदर्भ लिखने के लिए और 5 नंबर मिलेगा हिंदी में अनुवाद करने के लिए। 2 नंबर संदर्भ का मिलेगा, 2 और 5 नंबर हिंदी में अनुवाद का मिलेगा। तो इसमें आपको लगभग सेम टू सेम वही सारी चीज़ें मेथड फॉलो करना है जो कि आपने इसमें किया था। सबसे पहले आप डालेंगे प्रश्नोत्तरांक 8। 8 में का है, का में आपको संस्कृत खंड दिया गया है, और 8 में खा है, खा में आपको दिया गया है 2 श्लोक दिए गए हैं। तो का में दोनों में से एक करना है, खा में भी दोनों में से एक ही करना है। तो अगर आप देखेंगे तो पहला ये आपको पता है संस्कृत भाषा या महत्वम का है, जो कि पेपर में लगभग 90% हर बार पूछा जाता है। 90% यानी 10 बार पेपर होगा तो 9 बार संस्कृत भाषा या महत्वम इसमें से कुछ न कुछ आ ही जाता है। तो ये है, तो आप संदर्भ लिख देंगे कि प्रस्तुत खंड हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित संस्कृत खंड के संस्कृत भाषा या महत्वम नामक शीर्षक से लिया गया है। अनुवाद में आप करेंगे इसका हिंदी अनुवाद, कैसे करेंगे ये हम देखते हैं। तो आप यहाँ पर डालेंगे संस्कृत में, यहाँ पर प्रश्नोत्तरांक 8 में आप का वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो का डालेंगे। उसके बाद आप डालेंगे संकेत। संकेत में जैसा कि मैंने बोला, अगर आप पहला वाला सॉल्व कर रहे हैं 1-2 शब्द आगे के, 1 या 2 शब्द पीछे के आप डालेंगे। और अगर आप ये वाला सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें भी 1 या 2 शब्द आगे के डालेंगे और 1 या 2 शब्द ही पीछे का डालेंगे। तो हमने सॉल्व किया इसमें पहला वाला, तो हमने डाल दिया अस्माकम रामायण, अस्माकम रामायण। और हमने यहाँ तक इसको सॉल्व किया दृष्टेर विषया। तो हमने आगे के 2 शब्द और पीछे का 1 शब्द डाल दिया, यानी कि हम सॉल्व कर रहे हैं ये वाला, ये यानी कि पहला वाला हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें आपको 2 ही चीज़ करना है, संकेत डालना है, संदर्भ लिखना है, हिंदी में अनुवाद करना है। संकेत डालना है, संदर्भ लिखना है, हिंदी में अनुवाद करना है। संकेत हमने डाल दिया, संदर्भ में क्या लिखेंगे, वही जो इस पाठ का नाम है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित संस्कृत भाषा या महत्वम नामक शीर्षक से लिया गया है। इसमें
संस्कृत भाषा के महत्व को बताया गया है। ये आपका संदर्भ हो गया, 2 नंबर आपका यहाँ से फिक्स हो गया। अब अगला चीज़ है, संदर्भ के बाद आपको लिखना है हिंदी में अनुवाद। हिंदी में अनुवाद आप करेंगे कुछ इस तरह से, यहाँ पर आप देखिएगा ऐसा। तो यहाँ पर आप देखेंगे, एक बार हम इसे पढ़ते हैं। अस्माकं रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथा चत्वारो वेदा सर्व उपनिषदा अष्टादश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्य आद्यादीनि अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। इयमेव भाषा सर्वसमयार आर्यभाषाणां जननीति मन्यते भाषाद्विध विधा। ठीक है, इसका मतलब होता है भाषा वैज्ञानिक। संस्कृतस्य गौरवं बहुविधि ज्ञानम श्रव्यम तत्वं व्यापकत्वं च न कस्यापि दृष्टेर विषया। कुछ तो आपको ऐसा ही समझ में आ गया होगा कि हमारे रामायण महाभारत 4 वेद सभी उपनिषद 18 पुराण और अन्य महाकाव्य इसी भाषा में लिखे गए हैं। और इसमें आपको नहीं समझ में आ रहा होगा नीचे वाला, ये यहाँ से यहाँ तक समझ में कम आ रहा होगा। तो यहाँ से हम देखते हैं सभी के, ऐसे आप एक बार में देख लीजिएगा इसी भाषा में। ठीक है, हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, समस्त उपनिषद इसी भाषा में लिखे गए हैं। इसी मतलब हम पहले ही लगा देते हैं कि संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। इसी संस्कृत भाषा में हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, समस्त उपनिषद, 18 पुराण, अन्य महाकाव्य, नाटक आदि लिखे गए हैं। भाषा वैज्ञानिक इसी भाषा को समस्त आर्य भाषाओं की जननी मानते हैं। संस्कृत भाषा का गौरव इसके विविध प्रकार के ज्ञान को आश्रय प्रदान करना तथा इसकी व्यापकता किसी की दृष्टि से ओझल नहीं है। ठीक है, इसके विविध प्रकार के ज्ञान को आश्रय प्रदान करना तथा इसकी व्यापकता किसी की दृष्टि से ओझल नहीं है। ये उसका हो गया आपका हिंदी अनुवाद। ध्यान रहे, आपको हिंदी में अनुवाद करना है, ना कि आपको व्याख्या करनी है। अनुवाद का मतलब जो भी दिया गया उसका सीधा सीधा सिंपल मतलब हिंदी में लिख दीजिए, उतने में आपका काम हो गया। ठीक है, बड़ा छोटा इससे नहीं मतलब है। हिंदी में आपने लिखा है, कितना सही लिखा है कितना गलत लिखा है, इससे मतलब है। आगे बढ़ेंगे, ये 8 का का हो गया। अभी 8 का खा वाला देखेंगे, सेम इसी तरह से है। पहले प्रश्नोत्तरांक 8 खा डालेंगे, संदर्भ में 2 नंबर मिलेंगे, हिंदी अनुवाद में आपको 5 नंबर मिलेंगे, टोटल मिलेंगे आपको 7 नंबर। तो हमने लिखा प्रश्नोत्तरांक 8 खा कुछ ऐसा। संकेत में हमने लिखा 2 आगे का शब्द, यानी कि यहाँ से देखेंगे प्रीडातिया, फिर आगे सा पुत्रो। ठीक है, नहीं आगे यहाँ पर है लभंते, यहाँ पर ख़त्म हो रहा है ना पहला वाला। तो प्रीडातिया फिर लभंते, ये पहला हमने संकेत लिख दिया। संदर्भ में हमने लिख दिया प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित सुभाषित रत्नानि नामक शीर्षक से लिया गया है। ये आपका हो गया संदर्भ। हिंदी अनुवाद क्या करना है? हिंदी अनुवाद का मतलब है, यहाँ से आप इसका ऐसे देख लीजिए, उसमें कम समझ में आएगा। प्रीणातिया सुचरिता है पित्रम सा पुत्रो। ठीक है, उसके बाद सा बतुर्रेव। ठीक, संस्कृत थोड़ा कठिन लग रहा है, यही से देख लीजिए आप। यहाँ से देखेंगे, जो अपने अच्छे चरित्र अच्छे कर्मों से अपने माता पिता को प्रसन्न करता है वह पुत्र है। जो पत्नी का हित चाहती है वह पत्नी है। जो अपने मित्र के दुख और सुख में एक सा व्यवहार करे वह मित्र है। और ये 3 अच्छा पुत्र अच्छी पत्नी अच्छा मित्र संसार में पुण्य से ही मिलते हैं। ये इसका हिंदी में अनुवाद हो गया। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे, ये 8 क्वेश्चन हो गए, 9वें पर आएंगे हम। तो ये हो जाएगा आपका किसी एक का अर्थ लिखना है। अर्थ है, इसमें हम देखते हैं आंखों में धूल झोंकना धोखा देना, जहाँ चाह वहाँ रहा, जहाँ चाह है वहाँ रहा है। तिल का ताड़ बनाना, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। तिल का ताड़ बनाना, छोटी बात को बड़ा बनाना। दूर के ढोल सुहावने होते हैं, दूर की बातें अच्छी लगती हैं। ठीक है, फिर इसका हम देखते हैं कैसे लिखना है। 2 नंबर का है, केवल क्या करना है, अर्थ लिखना है, वाक्य प्रयोग करना है। तो हम डालेंगे प्रश्नोत्तरांक नंबर 9। फिर हम सॉल्व कर रहे हैं खा वाला ना, एक ही करना है चाहे जो आप कीजिए। हमने खा वाला सॉल्व किया, जहाँ चाह वहाँ रहा। तो हमने लिखा जहाँ चाह वहाँ रहा, डैश करेंगे, ये काली पेन से रहेगा, ये नीली पेन से रहेगा। जहाँ चाह है वहाँ रहा है, ये इसका अर्थ हो गया वाक्य प्रयोग। सूरज तिवारी ने विकलांग होते हुए भी सिविल सर्विस परीक्षा पास करके सबको चौंका दिया या सिद्ध कर दिया कि जहाँ चाह वहाँ रहा। ये आपका 2 नंबर यहाँ से फिक्स हो गया। आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, ये 9वां क्वेश्चन हमारा हो गया। 10वां क्या है? 10वें में सेम उसी तरह से करना है। पहले इसका आंसर देखते हैं। महेश्वरा में संधि विच्छेद है, महाधन ईश्वरा सा वाला। उपरयुक्तम का संधि विच्छेद है, उपरिधन उत्तम बा वाला। पावका का संधि विच्छेद है, पौधन आकाश सा वाला। ठीक है, प्रश्नोत्तरांक 10 का है। का में 3 ऑप्शन है। तो अभी जैसे हमने ये वाला किया था, ये सारे क्वेश्चन 1 नंबर के हैं। यहाँ पर आपको दिखा देना चाहता हूँ।
एक नंबर के क्वेश्चन में सीधा सीधा लिखना है, जैसे कि भी आपने ये वाला यहाँ से लिखा था कि प्रश्नोत्तरांक आपने एक बार डाल दिया था, का खा गा घा अंगा सभी के आंसर एक बार में लिख दिए थे। तो यहाँ पर तो कई खंड हैं, तो हम ऐसा करेंगे जैसे प्रश्नोत्तरांक खा में 3 क्वेश्चन है ना, का में 3 क्वेश्चन है, खा में से अलग अलग क्वेश्चन है, तो हम डालेंगे प्रश्नोत्तरांक 10 का, हमने यहाँ पर डाला प्रश्नोत्तरांक 10 का, फिर उसके बाद पहला दूसरा तीसरा, ठीक है, यहाँ पर हमने ऑप्शन डाल दिया पहला दूसरा तीसरा। पहले में सा सही है तो हमने लिख दिया सा और इसका आंसर लिख दिया। फिर यहाँ पर दूसरे में बा सही है तो हमने लिखा दूसरा, दूसरे में बा सही लिखा, इसका आंसर लिखा। तीसरे में सा सही है तो तीसरे में हमने लिख दिया सा, ऐसा आपको भी लिखना है। फिर 10 का खा है, इसमें भी आपको सेम लिखना है। आत्मना में संधि विच्छेद और वचन है, तृतीय विभक्ति एक वचन है आत्मना में। फिर नामने में कौन सा है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। ग्राहवत में आपको क्या करना है, सही इसमें भी आंसर बोलना है, ठीक है। ये सभी को आपको ऐसे ही करना है। पहले आप लिखने का तरीका देख लीजिए, आंसर हम देख रहे हैं। जैसे गिरावा आगे गिरावा का लिखेंगे 2 है तो ऐसे आप 2 डाल देंगे। गिरावे के खा में 1 है आप ऐसे लिख देंगे। गिरावे के गा में 2 हैं तो आप ऐसे लिख देंगे। तो ऐसे आपको लिखना है, सभी का हम आंसर देखते हैं। सूत, सुत और सूत का मतलब होता है पुत्र और सारथी, ठीक है। जलद, जलधि का मतलब होता है बादल और समुद्र। फिर हार का शब्द होता है आभूषण, जिसको हम बोलते हैं सोने का हार, और पराजय। फिर यहाँ पर होता है किए गए उपकार को ना मानने वाला कृतज्ञ। फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या है, बहुत कम बोलने वाला मितभाषी। किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करना है। पहले वाले में कन्फ्यूज़न है, दूसरे वाला है इस सरोवर में अनेकों फूल हैं, अनेक यानी प्लूरल नंबर है, तो इस सरोवर में अनेक कमल हैं, ठीक है, अनेक कमल खिले हैं। यह है कृपया अनुमोदन करने की कृपा करें, प्लीज़ एंड प्लीज़ 2 बार है तो हम लिख देंगे अनुमोदन करने की कृपा करें। आप प्रातःकाल एक टाइम है, के समय आइएगा, टाइम एंड टाइम 2 बार टाइम दिया है, टाइम को 1 बार लिखेंगे, हम लिखेंगे आप प्रातःकाल आइएगा, आप प्रातःकाल आइएगा, ठीक है। फिर सिंपल सी बात है ये रस छंद अलंकार, इसको डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा यहाँ से, क्योंकि कुछ है नहीं यहाँ पर। वो 1 करोड़ रसांत रस अनुप्रास रूपक चौपाई दोहा सोठा। फिर यहाँ पर एक आ जाता है, क्या कहते हैं ये, इसको एक पत्र लिखना होता है या फिर एप्लीकेशन या लेटर, 2 में से एक लिखना होता है। प्रार्थना पत्र या पत्र जो कमर्शियल होता है या कोई होता है, या एप्लीकेशन लेटर हिंदी में, वो लिखने को आ जाता है। लास्ट में आपको मिल जाता है क्या, ये होता है एक निबंध होता है, ऐसे होता है, एप्लीकेशन लेटर और फिर ऐसे, ये चीज़ें आ जाती हैं। इसको आप कम से कम अगर 9 नंबर का है लास्ट में कीजिएगा। जब तक टाइम बचा है, जब तक 10 सेकंड है, तब तक आपको लिखना है। पूरा आप कॉपी शॉपी माइंड कर दीजिए, फिर जब तक आप देखिए, इसमें जितना अधिक लिखेंगे ऐसे में फैक्ट के साथ, उतना ज़्यादा नंबर आपको मिलेगा। आई थिंक यही था आज की वीडियो में। सभी क्वेश्चन के आंसर फिलहाल हम देख लिए हैं, लास्ट में आप देखेंगे तो ये केवल बचा है बस 11 का खा वाला जो भी हमने देखा। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि पेपर इतना बड़ा आएगा कि इसको केवल तरीका और सॉल्यूशन बताते बताते आधे घंटे बीत जाएंगे। लिखने में आपको केवल 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलेगा। तो 1 नंबर के जो भी क्वेश्चन हैं उनको आप जितना सीमित करके लिखना पड़े, जितना आप सीमित करके लिख पाएँ उतना आप सीमित करके इन 1 नंबर के क्वेश्चन को लिखिएगा। इन सभी में अलग अलग क्वेश्चन आंसर आप डाल दीजिएगा। इसी तरह से ये समझ लीजिए 4 क्वेश्चन आते हैं। पहला ये आता है, ये संदर्भ गद्यांश आता है, पद्यांश आता है, फिर यहाँ पर संस्कृत खंड आता है, श्लोक आता है। तो 4 आप कैसे टल जाते हैं। ये साहित्यिक परिचय आता है, इसको आपको लिखना पता ही होगा, अभी हमने आप देखा जो है। इन सभी को आप कोशिश कीजिएगा कि बहुत ही कम समय में आप इन सभी को हल करें। आपका आंसर सही रहेगा, 1 नंबर आपको मिल जाएंगे सभी में, 1-1 नंबर, तो आपका नंबर यहाँ से फिक्स हो जाएगा। टाइम देना है तो आप यहाँ पर इसको दे दीजिएगा, इसको दे दीजिएगा, इसको दे दीजिएगा, यहाँ से नंबर आपके बूस्ट हो जाएंगे। जो भी 1 नंबर के क्वेश्चन जितने भी दिए गए हैं उन सभी में कम टाइम का प्रयोग कीजिएगा, उसमें आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ये एकदम फिक्स रहता है। बड़े नंबर के क्वेश्चंस में आपको ज़्यादा टाइम देना है, तो आपको मान चलिए अगर आप ऐसा करते हैं तो 90 to 95 आप पा सकते हैं। अगर आप अच्छे से लिख कर आते हैं, 1 नंबर को कम वैल्यू देते हैं, सही लिख कर आते हैं, और जो ज़्यादा नंबर क्वेश्चन है उनको आप अच्छे से करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। आगे के इस पेपर का सॉल्यूशन चाहिए बताइए, अगर आप कमेंट करेंगे तो बनाने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।